एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेन कुमार। और यहाँ बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 3 चल रही है, फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, और आज का आपका टॉपिक है 2 कंपोनेंट सिस्टम। हमने अब तक 1 कंपोनेंट सिस्टम देखा था, जिसमें हमने वाटर का फेज डायग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का और सल्फर का फेज डायग्राम देखा था। ठीक है, और आज हम देखेंगे पहले तो 2 कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि F, वो किसके बराबर होती है? C माइनस पी प्लस 2 के। ये होता है आपका P प्लस 2। ठीक है, अब आपको पता है कि हमने बोल दिया 2 कंपोनेंट सिस्टम है ना। वी नो लिखो या फॉर 2 कंपोनेंट लिख लो, ऐसे करो। ठीक है, फॉर 2 कंपोनेंट सिस्टम, फॉर 2 कंपोनेंट सिस्टम यानी कि 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए C कितना हो जाएगा आपका? 2। ठीक है, C कंपोनेंट होता है, P फेज होता है। मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है F, C कंपोनेंट होता है और P होता है आपका नंबर ऑफ फेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया। सो आपकी जो F है वो कितना हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू C माइनस पी प्लस C की जगह तो क्या आ जाएगा आपका? 2 माइनस पी प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस पी प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम निकालें इसको तो कितना हो जाएगा? 2। ये देखो, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 4 माइनस पी हो जाएगा, यानी कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम ये आ रहा है। अब आपको पता है कि मिनिमम फेज 1 होगा, यानी कि बिना फेज के कोई रिएक्शन होगी नहीं। हाँ, पर ये है कि मिनिमम वैल्यू पी की 1 हो सकती है, 1 से 0 कभी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई ना कोई फेज होगा ही होगा। ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसेस हो। ठीक है, लेकिन फेज तो जरूर होगा। रिएक्टेंट हो, कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें फेज तो होता ही है। लिक्विड फेज हो सकता है, सॉलिड फेज हो सकता है, गैसेस फेज, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता बिना फेज के। बिना फेज की तो ऐसा होता ही नहीं है, तो पी 0 कभी नहीं होता है। तो हम पी की मिनिमम वैल्यू लेते हैं। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी पी की? मिनिमम वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल्स टू 1। मिनिमम वैल्यू 1 होगी ही होगी। सो F कितना हो जाएगा आपका? 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो आपका मिनिमम जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है डिग्री ऑफ फ्रीडम की 3। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स, आपको बताया था मैंने, जितने भी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है वो बताता है कि कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हमें इस इक्वेशन को, हमें इस ग्राफ को प्लॉट करने में। ठीक है, तो इट मीन्स दैट वी नीडेड 3 वेरिएबल्स। इसका मतलब हमें 3 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से? 3 वेरिएबल्स। एज कौन? टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन। ठीक है, तीनों की ही जरूरत पड़ गई इसमें। कौन कौन से? टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन, तीनों की जरूरत पड़ गई। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा जब हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे? जैसे अब ये तीनों वेरिएबल आ गए आपके TPC। ठीक है, इसको बोलते हैं T, ये हो गया P एंड दिस इज C। अब क्या करेंगे हम? इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे 3 का, तो अभी तक हम देख रहे थे कि कंसंट्रेशन का या टेम्परेचर का या प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ देख रहे थे हम। अभी तक जो 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए हमने फेज डायग्राम देखा, उसमें हमने 2 ही वेरिएबल देखा। तो हमने क्या करा, ग्राफ में इस तरह से प्रेशर और टेम्परेचर लेके अपना ग्राफ प्लॉट कर दिया। लेकिन इस बार 3 वेरिएबल हैं। अब तीनों वेरिएबल को अगर आप प्लॉट करते हो इस तरह से भी आएगा, यानी कि ग्राफ आपका इस बार 3D हो जाएगा। अभी तक आपके जो 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए था 2D ग्राफ आ रहा था, लेकिन इस बार क्योंकि 3 वेरिएबल है तो आपको तीनों वेरिएबल को लेकर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो तीनों वेरिएबल के लिए क्या आ जाएगा आपका ग्राफ? तीनों वेरिएबल को लेकर आप जब ड्रॉ करोगे तो तीनों वेरिएबल के लिए ग्राफ हो जाएगा 3D, यानी कि आपको इस तरह प्लॉट करना पड़ेगा। ये आपको दिख रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कैसा होगा? 3D, इस तरह से, एक इस तरह और ये आगे निकला हुआ, ये समझो इस तरह से, है ना। ये देखो इस तरह ग्राफ होगा, एक ऊपर एक नीचे और एक आगे। ठीक है, इस तरह ग्राफ होगा। अब इसको 2D पे प्लॉट कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है, मुश्किल छोड़ो, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो वी कांट, लिखिए वी कांट प्लॉट अ 3
3D graph on 2D पेपर। अब क्या करें, क्योंकि हमने लिख दिया वी कांट प्लॉट अ 3D ग्राफ ऑन 2D पेपर। इतना कह के तो हम बच नहीं सकते कि हमसे प्लॉट नहीं हो रहा है, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, एक वेरिएबल को कांस्टेंट ले लेते हैं, एक वेरिएबल को, इनमें से किसी भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट ले लेते हैं। जब भी ऐसा केस आए कि आपके पास 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, एक वेरिएबल को कांस्टेंट ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वी कांट प्लॉट अ 3D ग्राफ ऑन 2D, so we consider हम कंसीडर कर लेते हैं, we consider a variable is constant, so we consider a variable is constant। अब कौन से वेरिएबल को कांस्टेंट माने, तो हम here P is constant, pressure is constant, क्या होगा, pressure is constant। We can't plot 3D ग्राफ, हम 3D ग्राफ को 2D पे प्लॉट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2D बनाना पड़ेगा, यानी कि एक वेरिएबल को खत्म करना पड़ेगा। और खत्म ऐसे तो नहीं कर सकते ना इसको, तो हम इसको खत्म करेंगे कैसे, इसको कांस्टेंट मान लेंगे। सो वी कंसीडर अ वेरिएबल इज कांस्टेंट, हम कंसीडर कर लेते हैं एक वेरिएबल क्या है, ए वेरिएबल इज कांस्टेंट, एक वेरिएबल कांस्टेंट है। हियर पी इज कांस्टेंट, और यहाँ पर पी क्या है आपका, कांस्टेंट है। अब ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो इतना नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे करा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे आ नहीं पाएगा आपका। यहाँ तक तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो इसके आगे मैं इधर ही कर देती हूँ, नहीं तो रफ कर देती हूँ। अभी बस ये वाला, इसके बाद देखिए कांस्टेंट है, तो अब आप ग्राफ क्या करोगे, इजीली प्लॉट कर पाओगे। कैसे इजीली प्लॉट कर पाओगे, यहाँ पर रख लीजिए टेम्परेचर और इधर रख लीजिए कंपोजिशन या कंसंट्रेशन, एक ही बात है ना, कंपोजिशन या कंसंट्रेशन, ठीक है। इस तरह से आप अपना ग्राफ प्लॉट कर लोगे। हम ग्राफ अभी पर्टिकुलर एक ही सिस्टम के लिए नहीं देख रहे हैं, अभी मैं आपको 2 कंपोनेंट सिस्टम निकालना सिखा रही हूँ, ठीक है, कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ग्राफ पर्टिकुलर सिस्टम के लिए कराऊंगी, ठीक है। पहले इतना नोट डाउन करिए, टेम्परेचर कंपोजिशन आ गए यहाँ पर। उसके बाद अब क्या होगा आपका, हम क्या यूज करेंगे, नाउ वी विल अप्लाई रिड्यूस्ड फेज रूल। आप सभी ने फेज रूल पढ़ा है, रिड्यूस्ड फेज रूल हो जाएगा यहाँ। नाउ वी विल अप्लाई रिड्यूस्ड फेज रूल। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिड्यूस फेज रूल अप्लाई करेंगे। अब आप बोलोगे रिड्यूस फेज रूल क्या होता है, हमने रिड्यूस फेज रूल तो सुना ही नहीं है, हमने फेज रूल सुना है। आपने फेज रूल तो सुना है ना, फेज रूल तो सुना है ना, मैंने पढ़ाया था आपको F = C - P+2। आपको फेज रूल तो पता है ना। रिड्यूस फेज रूल क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस फेज रूल क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा, नहीं पता, चलिए लिखते हैं। अब तो सबसे पहले यही पढ़ लेते हैं फिर इसके अंदर अभी कि रिड्यूस फेज रूल क्या होता है ना। रिड्यूस फेज रूल, तो रिड्यूस फेज रूल पढ़ते हैं, ठीक है। क्या होगा रिड्यूस फेज रूल, ये होगा आपका F = C - P+2। इस पूरे का ब्रैकेट लगा के इसके बाहर लगा दीजिए -1। अब बोलोगे -1 क्यों आया है ना, -1 क्यों आया, अभी समझा देती हूँ। ये -1 क्यों आया है ना, सभी के माइंड में आ रहा होगा। तो ये क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि फेज रूल में से, रिड्यूस फेज रूल क्या होगा, फेज रूल में से माइनस कर दो नंबर ऑफ वेरिएबल विच वी कंसीडर कांस्टेंट, यानी कि फेज रूल में से वो नंबर माइनस कर दीजिए, वेरिएबल का वो नंबर, यानी कि वो वेरिएबल का नंबर जिसको आपने कंसीडर किया है कांस्टेंट, ठीक है, समझ गए। फेज रूल यहाँ पे होता है F = C - P+2, लेकिन हम यहाँ अप्लाई करेंगे कौन सा, रिड्यूस फेज रूल। क्यों, क्योंकि हमने ये तो हो गया आपका फेज रूल। 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए आप फेज रूल अप्लाई करोगे, लेकिन 2 कंपोनेंट सिस्टम में क्या होगा, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आएगा, तो एक वेरिएबल को कांस्टेंट मानना ही पड़ेगा हमेशा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं ग्राफ प्लॉट कर पाना 3D को 2D में।
और जब हम ऐसा करेंगे तो अब हम फेज रूल अप्लाई नहीं कर सकते, अब हम करेंगे रिड्यूस फेज रूल अप्लाई। ठीक है, तो जहाँ भी अब हम अप्लाई करेंगे ग्राफ प्लॉट करते समय भी वहाँ हम यूज़ करेंगे रिड्यूस फेज रूल। और रिड्यूस फेज रूल क्या होता है आपका? रिड्यूस फेज रूल मैं आपको लिखा देती हूँ यहाँ पे। रिड्यूस फेज रूल होता है आपका बराबर होगा फेज रूल माइनस नंबर ऑफ वेरिएबल्स which we consider, इतना रफ कर देती हूँ। ठीक है, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये वाली लाइन के बाद आपको ये करना है। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए रिड्यूस रूल क्या हो जाएगा? रिड्यूस फेज रूल हो जाएगा आपका फेज रूल माइनस नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच वी कंसीडर कांस्टेंट, यानी कि वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के को माइनस करना है जो आपने क्या लिया है? कांस्टेंट लिया है। ठीक है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर देखो तो आपका रिड्यूस फेज रूल ये हो गया। बिकॉज ये 1 क्यों आया है? सॉरी, बिकॉज की स्पेलिंग गलत लिख दी। बिकॉज 1 क्यों है? Here we consider one variable, कौन सा वेरिएबल? p is constant, बिकॉज क्योंकि here we consider, यहाँ हमने कंसिडर किया है वन वेरिएबल, वो कौन सा? p is constant। p क्या है आपका? कांस्टेंट है। p कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा आपका? अगर p कांस्टेंट है तो एक ही वेरिएबल कांस्टेंट है, तो फेज रूल हो गया आपका। ये फेज रूल में से हमने क्या किया? -1 ही किया सिर्फ। देखो रिड्यूस फेज रूल कब आएगा? फेज रूल क्या होता है आपका? f बराबर c माइनस p प्लस 2, हमने वही लिखा। माइनस क्या? नंबर ऑफ वेरिएबल्स -1। ठीक है, आई थिंक अब आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन करिए। इसके बाद वो लाइन्स लिखनी है, उसके बाद आपको ये वाला पोर्शन यहाँ तक करना है। फिर मैं इसको कंप्लीट रफ करके इसके आगे का कराती हूँ, इसके जस्ट आगे का कांस्टेंट तक। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे करते हैं इसके, क्योंकि हमने एक कंसीडर किया है तो हमारा यही फेज रूल बनेगा। तो अगर आप इसको आगे करते हो तो इसको जब आप खोलोगे तो क्या हो जाएगा? c माइनस p प्लस 2 माइनस 1, यही तो बना। ठीक है, यानी कि c माइनस p प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब अगर आप निकालते हो किसके लिए? 2 कॉम्पोनेंट सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, बिकॉज c क्या है आपका? 2 है। सो आपका f कितना हो जाएगा? 2 माइनस p प्लस 1 से अगर देखें तो 3 माइनस p हो जाएगा। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? मिनिमम वैल्यू ऑफ p कितनी होती है? 1 होती है। सो आपका जो पी एफ है वो कितना आ जाएगा? 3 माइनस 1, यानी कि एफ बराबर आ गया 2। ठीक है, एफ बराबर आ गया 2। अब कितना आ गया वेरिएबल? बताइए। रिड्यूस फेज रूल लगाते हैं, आपका आ गया 2। नाउ वी नीड 2 वेरिएबल्स। अब हमें सिर्फ 2 वेरिएबल की जरूरत है, इसका मतलब ये। ठीक है, इट मीन्स लिख सकते हो, ये लिख सकते हो नाउ वी नीड 2 वेरिएबल, इसका मतलब ये है। f बराबर 2 का मतलब है नाउ वी नीड 2 वेरिएबल्स। ठीक है, हमें 2 वेरिएबल की ही जरूरत होगी। ठीक है, तो अब कंक्लूजन क्या निकल के आया आपके पास? कंक्लूजन ये निकल कर आया कि जब भी 1 कॉम्पोनेंट सिस्टम की बात होगी वहां आप अप्लाई करोगे फेज रूल, और जब भी 2 कॉम्पोनेंट सिस्टम की बात होगी आप अप्लाई करोगे रिड्यूस फेज रूल। ठीक है, चलिए एक बार लिख लेते हैं, इस पूरे को लिख लीजिए, फिर कंक्लूजन भी लिख लेते हैं यहाँ से। अब हमें सिर्फ 2 वेरिएबल की जरूरत है, यानी कि अब ये इजीली प्लॉट हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, हमें इसलिए इसको रिड्यूस फेज रूल की जरूरत पड़ी। आप सोचेंगे एवं लगा दिया हमने, एवं कुछ नहीं किया है हमने। ठीक है, तो हमने रिड्यूस फेज रूल इसीलिए अप्लाई किया है ताकि हमारा 2D में आ जाए ग्राफ, हम 2D में इजीली प्लॉट कर सकते हैं। क्योंकि चलिए एक बार नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं इसके। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो कंक्लूजन क्या है आपके पास कि 4
for वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए क्या होगा, वी यूज फेज रूल, जो कि क्या है आपका, फेज रूल क्या है आपका, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, ये यूज करेंगे। एंड फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम we use reduced phase rule। हम कौन सा यूज करेंगे, रिड्यूस फेज रूल यूज करेंगे, जो कि क्या है आपका F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1, ठीक है। और P प्लस 1 कैसे आया है अब बताने की जरूरत नहीं है, इसमें से -1 करोगे तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, आपको ध्यान रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं। फॉर द टू कंपोनेंट सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, दो कंपोनेंट होंगे, अब क्योंकि हम टू कंपोनेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं तो टू कंपोनेंट तो होंगे। फॉर द टू कंपोनेंट सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम इस शैल डिस्कस द फॉलोइंग केसेस। अब क्योंकि टू कंपोनेंट सिस्टम है तो कंपोनेंट 2 होने चाहिए, ठीक है। तो दो कंपोनेंट के लिए हमने ले लिया सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शैल डिस्कस द फॉलोइंग केसेस, हमें फॉलोइंग केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे। वो कौन कौन से केसेस हैं, देखो। नंबर 1, टू सॉलिड फेजेस आर नॉट मिसिबल इनटू ईच अदर। दो सॉलिड फेजेस होते हैं वो एक दूसरे में मिलते तो है नहीं, मिक्स नहीं होते हैं, तो क्या है वो ये हमने पहले भी पढ़ा था फेज इक्विलिब्रियम में, जब मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था, उसका स्टार्टिंग ही की थी फर्स्ट लेक्चर फेज इक्विलिब्रियम का, उसमें मैंने वहाँ पर बताया था कि सॉलिड कभी भी एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होती है, ठीक है, उनका फेज डिफरेंट ही होता है। तो टू सॉलिड फेज आर नॉट मिसिबल इनटू ईच अदर एंड फॉर्म अ यूटैक्टिक मिक्सचर। अब मैं बताऊंगी यूटैक्टिक मिक्सचर क्या होता है। जब भी क्या होगा, दो कंपोनेंट आपके मिक्स नहीं होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे हम, यूटैक्टिक मिक्सचर। जैसे आपका अभी मैंने यहाँ पे यूटैक्टिक मिक्सचर क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, नोट करके यहाँ पर देख सकते हैं आप। यूटैक्टिक मिक्सचर इज डिफाइंड एज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का मिक्सचर विच यूजुअली डू नॉट इंटरेक्ट ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू केमिकल कंपाउंड। यानी कि दोनों एक दूसरे में इंटरेक्ट नहीं होते हैं, ताकि वो एक दूसरे में, मतलब दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं होंगे। जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट ही ना करें, और जब इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे तो कोई नया कंपाउंड भी नहीं बनाएंगे, तो उनका जो मिक्सचर कहलाएगा वो कहलाएगा आपका यूटैक्टिक मिक्सचर, बट अफेक्ट्स द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। लेकिन ये क्या करेगा, खुद तो नया कंपाउंड बनाएंगे नहीं, लेकिन ये क्या करेंगे, अफेक्ट्स करेंगे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को, अफेक्ट करेंगे और वन अनदर, एक दूसरे के, रिजल्टिंग इन अ सिस्टम, जिससे क्या होगा, लोअर उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कंपाउंड के कंपैरिजन में अगर हम देखें, ठीक है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। चलिए यूटैक्टिक मिक्सचर समझ आ गया, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट मिक्सअप नहीं करते, एक दूसरे से नहीं मिलते, उन्हें बोलते हैं हम यूटैक्टिक मिक्सचर। और सॉलिड फेज क्या होंगे, आर नॉट मिसिबल होंगे इनटू ईच अदर, सो फॉर्म में यूटैक्टिक मिक्सचर। टू सॉलिड फेज फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड, और टू सॉलिड फेज क्या होंगे, एक स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे विद कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट नहीं आ पाया, मैं अभी लिखा दूंगी, ठीक है, विद कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट। कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट आप ऐसे समझ लीजिए, कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका जब क्या होता है, लिक्विड और जो सॉलिड होता है, लिक्विड और सॉलिड, उनकी कंपोजिशन या कंसंट्रेशन बोलो सेम हो जाती है, ठीक है। लिक्विड और सॉलिड की जो है आपकी कंपोजिशन या कंसंट्रेशन सेम हो जाती है, यानी कि आपको इतना समझ आ गया, ये किसके दौरान होता है, ये होता है जब आपका मेल्टिंग हो रहा होता है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड आपका मेल्टिंग हो रहा होता है। तो कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब कोई भी कंपाउंड मेल्ट हो रहा होता है उस टाइम, तब क्या होगा, आपका जो लिक्विड है और जो सॉलिड था उन दोनों की कंसंट्रेशन अगर सेम है, उसी पॉइंट पर क्या कहेंगे, उसी टेम्परेचर पे ही क्या कहेंगे, हम कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। तो जो दोनों लिक्विड फेज हैं फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड, वो क्या बनाते हैं, स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं विद कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट के साथ। यानी कि जब क्या होगा, ये एक स्टेबल कंपाउंड बना रहे होंगे, उस टाइम पे क्या होगा, लिक्विड जो बन रहा होगा इनके मेल्ट होने से, और ये जो इनिशियल में सॉलिड में थे, इन दोनों की कंपोजिशन सेम हो रही होगी, यानी कि कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट के साथ ये एक स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका टू सॉलिड फेज फॉर्म चलिए स्टार्ट करते हैं आगे।
two solid phase form a compound with incongruent melting point, that is two solid phases form association compound with the incongruent melting point. अब इसका क्या मतलब है, incongruent melting point, ठीक है। यहाँ पर आप समझ लीजिए incongruent melting point क्या होगा, जब आपका जो सॉलिड है वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिसोसिएट नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा, ठीक है। उसे क्या बोलोगे आप, यानी कि अलग अलग कंसंट्रेशन आती रहेगी, उसकी कंपोजिशन आती रहेगी, यूनिफॉर्मली डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है। तो टू सॉलिड फेज फॉर्म अ कंपाउंड विद इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज टू सॉलिड फेजेस फॉर्म एसोसिएशन कंपाउंड विद इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो दो सॉलिड फेजेस हैं वो क्या बनाने, कंपाउंड बनाएंगे, दो सॉलिड मिलकर एक और तीसरा स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। अभी उसने बोल दिया है, मान लीजिए एक सॉलिड है ए, दूसरा सॉलिड है बी, दोनों मिलकर क्या बनाने, एक स्टेबल कंपाउंड ए बी, ठीक है। तो वही हम बात करें कि जो ए और बी दोनों मिलकर बना रहे हैं, ठीक है, उनकी वो दोनों क्या होंगे, मेल्ट होंगे पहले, ठीक है। मेल्ट होके तभी तो एक नया सॉलिड कंपाउंड बनाते हैं। तो जब वो मेल्ट हो रहे होंगे तो क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिकम्पोज नहीं होंगे, मेल्ट नहीं होंगे, तो उसी को बोलेंगे इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। तो टू सॉलिड फेज फॉर्म अ कंपाउंड विद इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज टू सॉलिड फेजेस फॉर्म एसोसिएशन कंपाउंड। और ये क्या होगा, ये वाला जो सिस्टम है कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट का, इस पे तो क्या होता है आपका टू कंपोनेंट सिस्टम, वन कंपोनेंट सिस्टम बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, टू सॉलिड आर मिसिबल, जब दो सॉलिड क्या होंगे, मिसिबल होंगे। अभी तो हमने ये लिखा था नॉट मिसिबल। टू सॉलिड आर मिसिबल इनटू ईच अदर एंड फॉर्म सॉलिड सॉल्यूशन। अब दो सॉलिड क्या होंगे, एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं और मिक्स होके क्या बना रहे हैं, एक सॉलिड सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। टू सॉलिड्स, ये केसेस हैं आपके, क्या क्या हो सकते हैं, टू सॉलिड्स आर ओनली पार्शियली मिसिबल, दोनों सॉलिड एक दूसरे में पार्शियली मिसिबल हों, ठीक है। तो आपके पास पूरे 5 आ जाते हैं केसेस, ठीक है। यूटैक्टिक मिक्सचर क्या होता है ये हमने देख लिया, ठीक है। तो ये था आपका टू कंपोनेंट सिस्टम का यूटैक्टिक मिक्सचर तक। चलिए इतना नोट डाउन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। तो हम देख रहे हैं टू कंपोनेंट सिस्टम के आगे सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम, ठीक है। ये आपकी बुक में है इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। टू सॉलिड आर नॉट मिसिबल, जब दो सॉलिड एक दूसरे मिसिबल नहीं होंगे, ठीक है, इनटू ईच अदर एंड वन लिक्विड फेज फॉर दिस सिस्टम। जब दो सॉलिड आर नॉट मिसिबल इनटू ईच अदर एंड वन लिक्विड फेज फॉर दिस सिस्टम, क्या होगा, यहाँ पे देखो ये लिक्विड है, यहाँ पर ये ए सॉलिड है, बी सॉलिड है, ये क्या हो रहा है, ए का फ्रीजिंग पॉइंट है ये रहा, बी का फ्रीजिंग पॉइंट ये है। लेकिन जैसे ही हम क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट फॉल्स करेंगे, ये क्या होंगे, मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे और ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, यहाँ पे लिक्विड में। वो क्या है आपका यूटैक्टिक पॉइंट, जहाँ पर आकर आपका ए और बी मिल रहा है। इस वाले पॉइंट पर ए आपका 100% होगा, यानी कि कोई आपका मेल्ट नहीं हुआ, बी आपका यहाँ पे 100% होगा और कोई मिक्सचर भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये यहाँ पर आए, दोनों का यहाँ पे मिक्सचर हुआ, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका सॉलिड ए प्लस बी यूटैक्टिक, इसको बोलेंगे सॉलिड ए प्लस बी को यूटैक्टिक, ठीक है। ये सॉलिड बी प्लस यूटैक्टिक है, यहाँ पर सॉलिड ए प्लस यूटैक्टिक है, यहाँ पे सॉलिड ए प्लस बी यूटैक्टिक है। यहाँ इधर आपका कंपोजिशन लिया हुआ है हमने, यानी कि कंसंट्रेशन, उधर हमने टेम्परेचर लिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आपका पहला ग्राफ आता है ए ओ, जो कि क्या दिखा रहा है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए। यहाँ क्या था फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखें अगर हम, फ्रीजिंग पॉइंट कैसे जा रहा है, डाउन जा रहा है, कर्व के साथ साथ एओ कर्व के साथ साथ फ्रीजिंग पॉइंट कैसे जा रहा है, डाउन जा रहा है। तो हमने वही लिखा है, दिस कर्व इज नॉन एज, यानी कि एओ कर्व इज नॉन एज फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ कंपोनेंट ए। कंपोनेंट ए के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कर्व कहलाएगा, जिस पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे सॉलिड ए क्या हो रहा है, सॉलिड ए इक्विलिब्रियम में किसके साथ, लिक्विड, यानी कि सॉलिड ए कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में मेल्ट हो रहा है, यानी कि इसका मतलब हमने क्या लिखा है साइड में, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि मेल्ट हो रहा है, ठीक है। जब भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है हम उसे बोलते हैं मेल्टिंग। इस केस में यहाँ पे देखो ये सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, फेज कितने हो गए, दो, एक सॉलिड फेज एक लिक्विड फेज। कंपोनेंट आपको पता है टू कंपोनेंट है तो C2 ही रहेगा। अब लगाइए अपना रिड्यूस फेज रूल, क्योंकि हमने बताया था टू कंपोनेंट सिस्टम है तो हम कौन सा यूज करेंगे, रिड्यूस फेज रूल, ठीक है। वो आपका क्या होता है, F=C - P+1। इसके अकॉर्डिंग अगर हमने लगाया तो 2 - 2 + 1, इसके अकॉर्डिंग आ गया आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, ठीक है। तो सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम में अगर आपसे पूछे किसी की भी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना तो कैसे निकालेंगे, हम वो प्रोसीजर देख रहे हैं, ठीक है। तो आपका एक कर्व हो गया, इसको नोट डाउन करिए, मैं इसको रफ करके आगे नेक्स्ट कर्व कराऊंगी, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करते जाइए इसको। अच्छा आप इसको यहाँ लिख भी सकते हो, M1 वाले को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉन एज मोनो वेरिएंट,
मोनोवेरिएंट भी तो बोलते हैं इसको, है ना। दिस इज नॉन एज मोनोवेरिएंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह आगे देखते हैं। अब हमने लिया है कर्व बीओ। बीओ भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है आपका सॉलिड है, प्योर सॉलिड है, 100% सॉलिड है। ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, फ्रीज। जैसे जैसे इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट होता जा रहा है लिक्विड में। तो वही लिखा है बीओ कर्व क्या है, दिस कर्व इज नॉन एज फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ कंपोनेंट बी। सॉलिड भी कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, यानी कि मेल्ट हो रहा है। यहाँ पे भी फेज 2 हो गए, कंपोनेंट भी 2 है, दो के लिए पढ़ रहे हैं हम, 2 सिस्टम के लिए। तो यहाँ से हमने रिड्यूस फेज ही लगाया, क्योंकि 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए हमेशा रिड्यूस फेज रूल अप्लाई करते हैं। तो हाँ, यहाँ से हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आ जाती है 1, और इसी को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आता है तो उसको बोलते हैं मोनोवेरिएंट या यूनिवेरिएंट। ठीक है, तो आपके 2 कर्व थे यहाँ पर, एओ और बीओ, इससे अलग कोई कर्व नहीं है दिख रहा है, तो है भी नहीं। ठीक है, तो दोनों कर्व हमारे कवर हो चुके हैं, ए और बीओ। अब देखते हैं एरिया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं एरिया। सारे एरियाज में एक साथ कवर कराऊंगी, क्योंकि हम तो ये एक पढ़ रहे हैं ना, पूरा सिस्टम पढ़ रहे हैं एक साथ, फिर हम अलग अलग भी देखेंगे, है ना। तो इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं एरियाज पर। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हमारे जो कर्व थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब एरियाज देखते हैं। एरिया कौन कौन से आपका ए ओ सी है, और एक आपका बी ओ सी डैश है, और एक है आपका ए ओ बी। कौन सा, ए ओ बी वाला, ये वाला। ठीक है, तो आपको पता है ए ओ जो सी वाला है, इसमें देखो यहाँ पर सॉलिड ए इक्विलिब्रियम में है विद सॉल्यूशन ऑफ वेरिंग कंपोजिशन, किसी सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, वो भी उसकी कंपोजिशन क्या हो रही है, वेरिंग हो रही है। ठीक है, गिवन बाय द कर्व ए ओ। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये सब फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। फ्रीजिंग पॉइंट ही आपका रिप्रेजेंट करता है कर्व एओ को, और एओ के अकॉर्डिंग ही आपकी वेरिंग हो रही है। ठीक है, इसी तरह वेरिंग हो रही है कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ सिमिलरली हम यही रीजन देंगे बी ओ सी के लिए। बी ओ सी में क्या हो रहा है, सॉलिड बी इज इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन ऑफ वेरिंग कंपोजिशन। ठीक है, यहाँ पर भी हो गया। अब क्या होगा, पॉइंट ओ, ये वाला जो पॉइंट ओ बचता है, ये वाला, इसकी बात करें हम। ठीक है, पॉइंट ओ पे क्या है आपका, पॉइंट ओ क्या है आपका, यहाँ पर देखो, इसमें यहाँ पर ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, और ये ऊपर वाला भी लिक्विड भी है। तो सॉलिड ए इक्विलिब्रियम में बी के साथ, बी इक्विलिब्रियम में लिक्विड के साथ, यानी कि तीनों आपके इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि 3 फेज हो गए। ठीक है, एक सॉलिड है, एक ये, और एक लिक्विड है। तो यहाँ पर जो आपका पी है वो कितना हो गया, 3 हो गया। कंपोनेंट आपका 2 ही है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा आपका 2 - 3 + 1, यानी कि 3 - 3 = 0। और आपको पता है कि जो पॉइंट ओ होता है, यही क्या है आपका यूटैक्टिक पॉइंट, ये हमने लिखा भी है, यूटैक्टिक पॉइंट है। और यूटैक्टिक पॉइंट पर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, हमने जो 1 कंपोनेंट सिस्टम पढ़ा था, वहाँ पर हमने बोला था इसको ट्रिपल पॉइंट, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यूटैक्टिक पॉइंट। ठीक है, और यूटैक्टिक पॉइंट पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा आपका, 0 होगा। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। और अभी हमारा जो लेड सिल्वर फेस डायग्राम है वो रह रहा है, वो हम कल देखते हैं, और ये यूनिट बस फिनिश है। तो इसके बाद हम देखेंगे अपना नेक्स्ट 4th यूनिट। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। इसको नोट डाउन कीजिए।